अगर आप उस पर थोड़ा सा लाइट दे, उसके ऊपर थोड़ा बता पाए कि व्हाट इज एट्रोसिटी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। आज हमारे साथ में बहुत ही खास गेस्ट है। आज हमारे साथ में है राहुल सोनपिपड़े सर। सर, स्वागत है आपका शो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा बहुत बता पाए तो दैट विल बी ग्रेट सर, प्लीज़। थैंक यू। तो मेरा जो नाम है, जैसे आपने बोला, राहुल सोनपिपड़े है। अब मैं नागपुर से हूँ। अच्छा। नागपुर में दम्मदित नगर जो इंदिरा के आगे एरिया है, वहाँ से हूँ। मेरी जो कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई नागपुर से हुई है। बहुत बढ़िया। और मेरा जो एमए है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से हुआ है। जी। उसके बाद जो मैंने कई 3 साल नौकरी की एज अ रिसर्चर, एज एकेडमिशियन। उसके बाद में मैं JNU गया एमफिल करने 2015 में। और एमफिल PhD में मेरा एडमिशन हुआ था 2015 में। जब मैं JNU गया तो फिर वहाँ पर एक सक्रिय तरीके से जो छात्र राजनीति है उसमें हिस्सा लिया। अच्छा। और एक अम्बेडकराइट संगठन को JNU में इस्टेब्लिश किया। साथ ही साथ मैं 2016 में चुनाव लड़ा। और पहली बार ये हुआ कि ये कोई अम्बेडकराइट कोई संगठन जो है उसने इतने बड़े तादाद पे चुनाव लड़ा, और जो बहुत कम मार्जिन से मैं हार गया था। क्योंकि जो वहाँ पे इस्टेब्लिश राजनीति थी, जो जिसको हम लेफ्ट पॉलिटिक्स बोलते हैं, काफ़ी सालों से इस्टेब्लिश वहाँ पे थी। तो और हमारा वो केवल दूसरा साल था। अच्छा। हाँ। तो वो उसके हाँ, लेकिन उसके बाद में भी छात्र राजनीति में सक्रिय रहा। अपने संगठन को अलग अलग यूनिवर्सिटी में बनाया, अलग अलग राज्यों में जाके उसको बनाया। अभी हाल फिलहाल मेरा PhD ख़त्म हुआ है। और तो फिर उसके बाद में मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और अभी जो है उसको रिज़ाइन दे के एक संगठन बनाया है, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन, जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। साथ ही साथ उसका पहला नेशनल डेलीगेट कॉन्फ्रेंस नागलोक में 7 तारीख को संपन्न हुआ, जिसमें सभी राज्य के लोग आए थे। सभी दूर दराज से शेड्यूल कास्ट समाज के जो विचारवंत है, लिखने वाले हैं और ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन नागपुर में हुआ। और 8 तारीख को जो है हमारी जनसभा हुई इंदिरा ग्राउंड में। तो ये मेरा एक लंबा परिचय है। बहुत 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 ही बेहतरीन मैं कहूँगा। जैसे आपने कहा कि अब JNU से आपने स्टडी की। JNU कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो इमेज हमारे मन में आती है वो होती है कि यार यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, यहाँ से क्रांतिकारी निकलते हैं। और आज जो मीडिया में दिखाया जाता है JNU को लेके, कई तरीके से नेगेटिविटी भी दिखाई जाती है। बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, 2 ग्रुपों में ABVP और बाकी के लोगों में झगड़े हो गए, ये सब भी होता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा JNU में बेसिकली सर? नहीं, JNU अपने आप में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जहाँ का आपने हाल फिलहाल में कुछ न्यूज़ देखी होगी कि वहाँ पर छात्रों के बीच में भिड़ंत हुई, एक दूसरे को मारा गया। JNU में इस तरह के ज़्यादा एपिसोड्स आपको देखने को नहीं मिलते। अभी हो सकता है कि कुछ संगठन है जिनको लगता है कि उनकी पार्टी जो है सत्ता में है, तो एक इम्प्यूनिटी उनको फील होती है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन JNU का ऐसा कल्चर नहीं है। JNU में चुनाव लड़ने के लिए आपको करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आपके पास 5,000 रुपये भी है पूरे संगठन के पास, तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, आपका प्रचार हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे वो पर्चे लगाए जाते हैं, पोस्टर्स लगाए जाते हैं, जिसकी कीमत बहुत कम होती है। और साथ ही साथ JNU में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो जो है एक उनमें एक सहिष्णुता होती है, एक सेंसिबिलिटी होती है। तो और पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं। तो ये ज़्यादातर जो राजनीति आप कहते करते हैं, जैसे एक इमेज है कि राजनीति जो छात्र करते हैं वो पढ़ते नहीं है, लेकिन इसके विपरीत है। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा राजनीति करते हैं। क्योंकि उसका कारण ये है कि जब आप दूर दराज से आते हैं, JNU की बहुत सारी कमजोरियाँ भी मुझे पता है। लेकिन मैं JNU के बारे में एक इमेज, जो पॉपुलर इमेज है, उसके बारे में मैं सहमत नहीं हूँ, जो इस देश के एक तरह का जो मीडिया उन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि JNU में केवल छात्र जो आंदोलन है वो, जैसे मैंने कहा, कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे करते हैं। ऐसे बच्चे करते हैं कि जिनकी स्कूली शिक्षा में नंबर अच्छे रहे, कॉलेजेस में अच्छे नंबर रहे हैं, और जो लिखते भी हैं, अच्छी किताबें लिखते हैं।
तो जेएनयू में बहुत सारे प्रोफेसर भी जो बाद में प्रोफेसर बने, बहुत सारे लोग जेएनयू में पढ़ाई किए हुए लोग हैं, जो छात्रों को पढ़ाते, जो बड़े बड़े नाम जिनके हैं देश में है। तो हम भी जब जेएनयू में गए तो हम लोग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जैसी जगह से पढ़ के आए, और जेएनयू का एंट्रेंस होता है, वहाँ पे कोई फीस दे के जो है कोई एडमिशन नहीं होता है कि आपने पैसा भर दिया तो आपको क्वालिटी पे काम होता है। वहाँ पे रिटर्न एग्जाम होता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है, आपके रिसर्च पर बात की जाती है, और तब जाके जेएनयू में एडमिशन होता है। ये जेएनयू का एक लंबे समय तक कल्चर रहा हुआ है। इस कल्चर में लेकिन एक लिमिटेशन में देखता था कि जो दबे कुचले समाज के बच्चे हैं, खास करके जिन्हें हम SC ST OBC के नाम से जानते हैं, उनकी संख्या बड़ी हमेशा से कम रही हुई थी। हाँ, जब मंडल कमीशन लागू हुआ इस देश में तब उसकी संख्या बढ़ी। हालांकि वहाँ पे प्रोग्रेसिव होने की बात की जा रही थी कि आप प्रोग्रेसिव है, जो थॉट प्रोसेस, हाँ, जो जिसको हम लेफ्ट आंदोलन बोलते हैं, वो प्रोग्रेसिव होने की बात तो करते थे, लेकिन दबे कुचले समाज के लोग जो बच्चे हैं या इवन फैकल्टी में रिक्रूटमेंट हो काफ़ी कम था। जब शेड्यूल कास्ट समाज के और बाकी समाज के अपने एक इंडिपेंडेंट आंदोलन चले, तब जाके जेएनयू भी बदला है। और जब अब वहाँ पे बच्चे आने लगे हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट के बच्चे दूर दराज से आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं, जो है OBC समाज के बच्चे आते हैं, आदिवासी समाज के, तो अभी जो है उनकी संख्या बढ़ी है। और जब उनकी संख्या बढ़ी है तो अभी धीरे धीरे जेएनयू का डिक्लाइन भी हम होते हुए देखते हैं, जहाँ पे मीडिया उसको डिफेम करता है, या इस तरह की जो भी सरकारी संस्थान है जहाँ पर गरीब के बच्चे बहुत कम पैसा दे के पढ़ लिख लेते, उसका एक तरीके से डिफेम हम होते हुए देखते हैं। एक बात बस ऐड करूँगा, आपने कहा कि वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, तो हमारा ये मानना है कि पॉलिटिक्स हर जगह होती है। पॉलिटिक्स अब जब आप घर में उठते हैं तो सास बहू में भी होती है, पिताजी और बेटे में भी होती है, हर तरह। लेकिन जो बड़े लेवल की राजनीति की अगर हम बात करें तो उन विचारों को, जो दबे कुचले समाज के सवालों को उठाते हुए बात करता है, अगर उससे लोग अगर पॉलिटिक्स कहते हैं, उससे अगर निगेटिव सेंस में देखते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत गलत है। क्योंकि जब आप और वहाँ पे केवल सोशल साइंस स्टूडेंट आंदोलन में शामिल नहीं होते, साइंस के भी होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। तो वो लोग बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो है वो शिक्षा के बजट के ऊपर सवाल उठाते हैं, स्कॉलरशिप पे सवाल उठाते हैं। हाँ, तो ये अगर इसको कोई राजनीति कहता है तो फिर वो हाँ, अगर इसको गलत तरीके से कोई राजनीति कहता है तो मेरे ख्याल से वो दैट्स नॉट गुड। आई थिंक एवरीवन हैज अ राइट टू फाइट फॉर देयर ओन राइट। अभी जेएनयू की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो जेएनयू से कई सारे फेसेस आज बने हुए हैं। पॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत सारे हमारे पास फेसेस है, कन्हैया कुमार और ये सब लोग हम लोग देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सीनियर भी जो आज नहीं है, वो लोग भी वहीं के पास आउट रहे हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए जो एक बड़ा फेज हम कह सकते हैं कन्हैया के तौर पे दिखता है। तो आपका किस तरीके का इंटरेक्शन उनके साथ रहा है और किस तरीके की पॉलिटिक्स वगैरह में आपने उनके साथ भाग लिया है? नहीं, हमने कुछ आंदोलन साथ में किए हैं, और क्योंकि आई वॉज अ लीडर ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन और ही वॉज अ लीडर ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका जो छात्र संगठन था उसमें 5-6 लोग थे। अच्छा। उनकी जो, क्योंकि वो जो छात्र संगठन है उनका वो CPI का है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, ऑल इंडिया इन स्टूडेंट फेडरेशन जो है, तो काफ़ी कम उनके पास लोग बचे हुए थे, बाकी लेफ्ट संगठनों के पास ज़्यादा लोग थे। तो कन्हैया को अक्सर हमारी ज़रूरत पड़ती थी, तो वो उनका संगठन उस हालत में नहीं होता था कि कोई आंदोलन, किसी प्रोटेस्ट का कॉल दे सके। लेकिन क्योंकि हमारे संगठन के पास लोग ज़्यादा थे, कैडर बेस्ड संगठन था, कैडर बनाना, उसको जोड़ना, तो बहुत बार कन्हैया और मेरी मुलाकात इस बारे में भी होती थी कि वो या हमारे प्रोटेस्ट में कन्हैया आते थे, और ऐसे भी एक छात्र नेता थे, मैं भी था, तो हम लोग की बहुत बार मुलाकात होती थी एक तरीके का। हाँ, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे और मैं एक अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता था। तो कई हद तक हमारे एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, लेकिन दुश्मनी कभी नहीं रही। तो जिस तरीके से कोई हेट नहीं रहा, एक दूसरे के प्रति वो हेटरेट कभी नहीं था। तो मैं नहीं कहूँगा कि हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन ये कहूँगा कि एक अच्छे एक दूसरे को जानने वाले थे। तो उनके इलेक्शन के पहले जो है उन्होंने हमको समर्थन मांगा, मेरे इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने मुझे कहा था कि उनके पार्टी से मैं गठबंधन करके चुनाव लड़ूं, जो कि हमने कहा कि हम गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इलेक्शन के एक रात के, नॉमिनेशन की एक रात के पहले मुझे पता है कन्हैया मुझे मिलने आए थे कि उनके संगठन के साथ में, ताकि उनका कैंडिडेट और हम साथ में लड़े। तो इस तरह से हमारी बातें हो, तो मैंने मना कर दिया था। हाँ, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप रहा हुआ है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपने, जैसे मैं पहले भी कहता था कि वहाँ का जो लेफ्ट आंदोलन है
वो जेएनयू के अंदर तो लेफ्ट आंदोलन है, लेकिन बाहर जाके वो जो रूलिंग पार्टीज है, जो बड़ी पार्टीज है, जिसको आप कैंपस के अंदर क्रिटिसाइज करते हो, उस पार्टी के साथ आप जाके मिल जाते हो। वही कन्हैया, मेरे ख्याल से कन्हैया ऑल्सो फाइनली जॉइन कांग्रेस, विच इज जनरली द ट्रेंड विद द लेफ्ट स्टूडेंट पॉलिटिक्स। तो ही डिड नॉट ब्रेक दैट ट्रेंड कि आप जाके जमीनी तौर पे नया आंदोलन उन्होंने खड़ा नहीं किया। ही जॉइंड द वेरी पॉपुलर मेन स्ट्रीम अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। ये हमेशा से जेएनयू में एक आप ट्रेंड ये अक्सर लेफ्ट स्टूडेंट के साथ हुआ है, लेफ्ट स्टूडेंट्स के साथ अक्सर वही होता है। जैसे आप हमेशा बात करते हैं, आप ऑलरेडी एक पर्टिकुलर समाज और एक पर्टिकुलर ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके बारे में आप दिखाते हैं, तो उस समाज के लिए एक बड़ा टॉपिक है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी पहले तो हम लोग को, अगर आप उस पर थोड़ा सा लाइट दे, उसके ऊपर थोड़ा बता पाए कि व्हाट इज एट्रोसिटी। देखिए, एट्रोसिटी समझने के पहले, क्योंकि ये जाति से जुड़ा हुआ मसला है, जातीय अत्याचार से जुड़ा हुआ मसला है, तो 1989 में एक्ट बना, क्योंकि जो एक नॉर्मल जो एक्ट है जो आपकी सिटीजनशिप के लिए होता है या सिटीजन को प्रोटेक्ट करने में होता है, वो एक्ट पाया गया कि इट्स नॉट इनफ टू प्रोटेक्ट स्पेसिफिक कम्युनिटीज लाइक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो 1989 में SC/ST एक्ट को बनाया गया, जो प्रिवेंशन एक्ट है कि एट्रोसिटी कैसे रोकी जाए। लेकिन अगर आप एट्रोसिटी को कोई समझना चाहता है कि ये क्यों हो रहा है, तो आप देखिए कि जाति का जो नेचर है, तो जैसे जाति का नेचर में आप देखोगे कि हायरार्की का स्ट्रक्चर है, पहले एक ऊपर जाति है, फिर इस तरह से जाता है। और जिन्हें आप आज के शेड्यूल कास्ट कहते हैं, वो जाति के एक तरीके से बाहर का स्ट्रक्चर है, जिन्हें आप जो है आउटकास्ट कहते हैं, जिन्हें आप अनटचेबल कहते थे। तो एक बात हो गई। अब जब ये हायरार्की का स्ट्रक्चर है, एक के बाद एक के इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये होता है कि सबसे जो निचली जाति है उन पर एक तरह का काबिज किया जाता है, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है कि आप, यहाँ तक कि आप अगर जाति का इतिहास देखोगे, आप किस तरह के कपड़े पहनोगे। अब राजस्थान में एक एट्रोसिटी जहाँ पर एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने मूछ रखी। बिल्कुल। एक बाकी दमक जाति के बच्चे जो होते हैं, जिस तरह से वो मूछ रखते हैं, उसके लिए उसको मारा गया। चश्मा पहन लिया तो मारा गया। शेड्यूल, जैसे विदर्भा में जो खेरलाल जी का एपिसोड सबको पता है, उनको इसलिए भी मारा गया क्योंकि उनके बच्चे अच्छे पढ़ रहे थे, तो एक जेलसी थी। तो बहुत तो ये जब महसूस होता है कि जिन लोगों को हम सदियों से बोल रहे हैं कि आप यहाँ से नहीं गुजर सकते हो, आप हमारे सामने ऊंची आवाज़ नहीं कर सकते हो, तो एट्रोसिटी कब होता है? एट्रोसिटी सबसे ज़्यादा तब होता है जब आप मेरी बातों को मान नहीं रहे हो। अच्छा, आप मेरे अगेंस्ट जा रहे हो, मेरी इच्छा की आप अगेंस्ट भी नहीं जा रहे हो। आपने, जैसे मैं जब एट्रोसिटी पे जब 30 में था और बीड में जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे, तो मुझे काम दिया गया था कि सारे एट्रोसिटी केसेस को डॉक्यूमेंट करना है, उसका मराठी में इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो जब मैं मराठी में वो केसेस पढ़ रहा तो मैं बहुत चक्का था। आपने एक शेड्यूल कास्ट के पूरे परिवार को इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे जो है अभी खेतों में काम नहीं करेंगे, वो पढ़ाई करने जाएंगे। तो आपने ये मना कैसे कर दिया? किसी बच्चे को जो आया था इसलिए मारा गया क्योंकि उसकी रिंगटोन बाबा साहब के गाने की थी कि हाउ कैन यू प्ले दैट रिंगटोन इन माई एरिया। वो किसी ने फ़ोन किया, रिंगटोन बजी एक दबंग जातियों के सामने, तो आपको गुस्सा आ गया कि हाउ कैन यू डू दैट। और आप भारत के अलग अलग गाँव में अगर खास करके जाते हैं तो शेड्यूल कास्ट के 50 साल के आदमी को एक 10 साल का लड़का भी नाम लेके बुलाता है। एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है इंडिया अनटच करके, जो मेरे ख्याल से इस देश में सभी ने देखनी चाहिए कि किस तरीके से हर धर्म, हर राज्य, हर रीजन में जाति जो है वो किस तरह से फंक्शन करती है। वहाँ के जो उनके जो डायरेक्टर है स्टालिन सत्यमेव जयते में जब आमिर खान ने उनको बुलाया था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप जब जाति के बारे में बात करते हैं तो किसी अपर कास्ट को पूछते हैं जो ऊंची जाति के हैं, जो शहरों में भी रह रहे हैं, तो वो बोलेगी नो आई डोंट नो माई कास्ट। लेकिन आप किसी शेड्यूल कास्ट के बच्चे को पूछोगे तो उसको पता रहेगा। ऐसा नहीं कि शेड्यूल कास्ट का बच्चा अपनी जात को जानना चाहता है, लेकिन ऐसा कि पूरी दुनिया ये जता चुकी है कि वो शेड्यूल कास्ट है, तो इसलिए उसको पता होता है। कई बार लोग सर बोलते हैं कि लोग चाहते हैं कि जो अपर कास्ट हम लोग कह सकते हैं या सो कॉल्ड एजुकेटेड स्टूडेंट है या बच्चे हैं, वो कहते हैं कि नहीं अब तो ये सब नहीं है, ये कहाँ है, हमें दिखाओ, ये सब चीज़ें तो अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन वो लोग ऊपरी लेवल पे बातें करते हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या विजन है, क्या व्यू रखते हो आप कि उन लोगों को पता क्यों नहीं है ये सब, या फिर जाती नहीं उन तक ये सब इन्फॉर्मेशन, ऐसा रहता है? नहीं, मुझे लगता है कि देश में खास करके
आज़ादी के बाद में मीडिया इस देश का एक इंटेलेक्चुअल जो क्लास रहा हुआ है, क्योंकि आज़ादी के बाद में हम एक नई शुरुआत की जहाँ पर हम नए मॉडर्न इंस्टीट्यूशन हमने बनाए, और चाहे वो मीडिया हो, IITs हो, IIMs हो, इस तरह से एक नई शुरुआत हुई। जब ये नई शुरुआत जब हुई तो सबसे पहला अमेंडमेंट आपको पता है संविधान में किस चीज़ के बारे में हुआ है? वो शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के बारे में हुआ है। तो उनको ये लगा कि जो आइडिया ऑफ रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, ये हमारे लिए सही नहीं है। हालांकि आंकड़े तभी भी ये कहते थे कि ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी में जिनको एडमिशन मिलता था या जिनके टीचर्स थे वो ज़्यादातर एक ऊंची जाति से ही बच्चे थे। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बहुत कम लोग हुआ करते थे। तो लेकिन उन्होंने तब से लेके आज तक रिजर्वेशन के आइडिया को एक तरह का स्टिग्मा बना दिया। तो जब आप जाति के बारे में बात करते हो, चाहे वो शहरों के बच्चे खास करके, जब आप जाति के बारे में बात करते हो उनको लगता है आरक्षण। दिस इज हाउ सो साइकोलॉजी में जिसे कहते हैं कि आपका एक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जी, एक बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट छोटे से लेके बड़े तक होता है, तो उसमें अलग अलग तरह की बातों को आप अपने दिमाग में रखते हो। करेक्ट। लाइक फॉर इंस्टेंस इफ यू डोंट लाइक पर्टिकुलर कलर इन चाइल्डहुड, यू हेट दैट। करेक्ट। तो आप धीरे धीरे उसके साथ एसोसिएशन, एक स्टिग्मा आप उसके अराउंड तैयार करते हो। हाँ, जैसे एक स्टिग्मा है कि नहीं लड़का पिंक नहीं पहन सकता, दिस इज स्टिग्मा। बट वो समाज में उसको बताया गया, एक पॉपुलर डिस्कोर्स में उसे बताया गया। तो उसी तरीके से जब ज़्यादातर जो अपकास्ट जो अर्बन सोसाइटी में है उनको जाति ऐसे लगता है कि आरक्षण है। जब आरक्षण की बात आएगी तब जाति की बात। लेकिन जाति को यदि जैसे मैंने कहा आप समझते हो तो जाति इज नॉट जस्ट अबाउट टचेबिलिटी एंड अनटचेबिलिटी, क्योंकि खाली छुआछूत का मसला नहीं है। जाति जैसे मैंने कहा वो एक इकोनॉमी का मसला भी है। ओके। तो इकोनॉमी का मसला ये है कि भारत में तो जो अर्बनाइजेशन जो है वो अंग्रेजों के टाइम पे होना शुरू हुआ, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो अंग्रेजों के टाइम पे शुरू हुआ। उसके पहले क्या इकोनॉमी थी? उसके पहले ज़्यादातर, अभी भी आपकी इकोनॉमी ज़्यादातर जो है खेत की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी। जब हम कहते हैं कि इस देश का 70% लोग गांव में रहता है, इसका मतलब दे आर कंप्लीटली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। नाउ इन दिस एग्रीकल्चर इकोनॉमी हु पजेस द लैंड, हु कंट्रोल्स द लैंड? जमीन किसके पास है? जमींदार। हम अगर मैं बोलूँ खुले तौर से तो ऊंची जाति के सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि इस देश में शेड्यूल कास्ट के पास में जो है उसके अराउंड 80 to 90% शेड्यूल कास्ट का है, वो गाँव में रहता है, वो लैंडलेस लेबरर है, किसी और की जमीन। ये सरकारी आंकड़ा है, एग्रीकल्चर सर्वे कहता है अभी का 70 to 80%, उससे ज़्यादा ही होगा अगर आप गैर सरकारी आंकड़ा देखते हो। तो जिनके पास जमीनें थी, जिनके पास एजुकेशन था, जिनको अलाउ था एजुकेशन लेना, अभी भी अगर आप जो पुरानी पीढ़ी के लोगों को पूछोगे, मैं बिहार में नौकरी किया हूँ जब एजुकेशन के ऊपर, दलित एजुकेशन के ऊपर, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को अभी भी बहुत जगह पे गाँव में अगर वो पहली पंक्ति में बैठा है तो उसको पीछे बैठने के लिए कहते हैं, बराबर है। तो ये सदियों से चला हुआ है। इन शेड्यूल कास्ट के लोग धीरे धीरे अपने जान बचाते हुए, खास करके अगर विदर्भा का आप इतिहास देखते हो तो दूर दराज के गाँव के लोग यहाँ पर बैठे। आप कभी अपने इतिहास, अगर आप, मैं थोड़ा भटक रहा हूँ, लेकिन जो रेल पटरी आप कभी देखते हैं, इधर भी खाई इधर भी खाई, यहाँ पर रेल पटरी किसने डाली होगी? उस वक्त सवाल आता है हमारे दिमाग में, ये रेल पटरी डालने वाले वो लोग थे जो जमींदार के घर में काम करते थे, जहाँ पे जो बोला जाता है ना जमीन उनकी थी ना जान उनकी, और इज्जत भी नहीं काम करने के बाद। तो अंग्रेजों के टाइम पे जब रिक्रूटमेंट शुरू हुआ छोटे लेवल पे, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में ज्वाइन किया। जो रेल पटरी बनाने में उनकी जाने भी गई है। आपने मूवी देखी होगी कबाली, रजनीकांत की, पा रंजीत ने डायरेक्ट की है। पहला सीन उस मूवी का है जहाँ पर रजनीकांत जो है माय फादर बलिया कर किताब पढ़ रहे हैं। वो अगर आप किताब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि शेड्यूल कास्ट के लोगों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ तक कि रेलवे बनाने में, यहाँ के रोड बनाने में, जिसकी जाने गई है। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो ये देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोटेक्टेड इग्नोरेंस एंड डेलिब्रेट इनविजिबलाइजेशन। फॉर इंस्टेंस, मुझे एक रास्ते से गुजारते हुए एक नाली को देखना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट। व्हाट डू आई डू? आई नो इट इज़ देयर, आई रिकॉग्नाइज इट, मुझे पता है वहाँ पे है, बट मुझे वो पता होने के बावजूद कुछ देखना नहीं है, तो मुझे कुछ डेलिब्रेट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और वो डेलिब्रेट एफर्ट्स केवल एक दिन में नहीं होगा, वो मुझे बार बार करना पड़ेगा, मेरे साइकोलॉजी का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे पता यहाँ पर है, फिर भी उसको देख नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं उसको महसूस नहीं कर रहा, उसका स्मेल नहीं आ रहा मुझे, है ना। देन ओनली यू कैन वॉक एवरी डे ऑन दैट रोड, बराबर है। सो इट्स नॉट सिंपली इग्नोरेंस, इट्स अ प्रोटेक्टेड इग्नोरेंस। क्योंकि अगर मैं ये बोलता हूँ, अगर किसी ने आपको ये सवाल पूछा
कि ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर बड़े पोजीशन पे या रास्तों पे रात में 11 बजे आपको लड़के ज़्यादा दिखते हैं, लड़कियाँ नहीं दिखती है। इसका कारण क्या है? इसका मैं बोल सकता हूँ लड़कियों में हिम्मत नहीं, इसीलिए वो सड़कों पे रात को 11 बजे नहीं निकलती है, लड़के ही निकलते हैं। लेकिन आंसर ये नहीं है। आंसर ये है कि इतने सालों से आपने उसके दिमाग के, और जो होते भी इंसिडेंट कि एक लड़के अगर 11 बजे अकेले घूमती है तो उसको समाज क्या नाम देता है, साथ ही साथ उसके साथ क्या हो सकता है, उसको एक डर है। बराबर है। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं लड़की 11 बजे इसलिए नहीं घूमती, उसके हाथ उसकी हिम्मत नहीं है, तो इस प्रोटेक्टेड इग्नोरेंस, मैं उस इग्नोरेंस को बचा के रखना चाहता हूँ ताकि कल 11 बजे रात को मैं घूमूं, मेरी बहन सड़क पे ना घूमे। बराबर है, बराबर, क्योंकि उसको मैं इज्जत मानता हूँ। तो इसी तरीके से सदियों से इतने सालों से जब से आरक्षण लागू हुआ है तब से अपर कास्ट ने भी एक तरह का प्रोटेक्टेड इग्नोरेंस बनाया हुआ है। वो जाति के बारे में तभी बात करते हैं जब आरक्षण की बात हो। लेकिन अगर आप देखते हैं तो सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट के केवल 4% लोग सरकारी नौकरी पे, वो भी छोटे पोजीशन, उनको आप सरकारी दामाद कहते हो, लेकिन केवल 4% है। और जो इस देश के अंदर जिनकी संख्या कम है वो ज़्यादा है। अभी यूएस में बहुत सारा रिसर्च हुआ है और वो रिसर्च में ये पाया गया है कि किसी को नौकरी इसलिए नहीं मिलती है केवल काबिलियत के कारण, जिसको कहते हैं कल्चरल कैपिटल, सोशल नेटवर्क, है ना। चच्चा है हमारे जी, चच्चा जी कहीं ना कहीं लगा रहे, ऐसा बहुत होता है। चाचा विधायक मैंने पढ़ा है बच्चों को, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा था तो बच्चे बोलते थे, मैं पूछता था इसके बाद में क्या करोगे, पर्टिकुलर एक जाति से आते हैं जो बिजनेस करते आ रहे हैं, बोला सर वी आर कमिंग फॉर फन, तो बाद में क्या करोगे, मैं माय फादर हैज अ बिजनेस, और उनके शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं। लेकिन वो बिल्कुल आरक्षण का विरोध करेंगे। जो एक गरीब आदिवासी बच्चा है, शेड्यूल कास्ट का बच्चा, उसका आरक्षण का विरोध करेंगे। पिताजी का जो आरक्षण है इतने सालों से, जो एक प्रोटेक्टेड बिजनेस आपको दिया गया है, उसका बात आप नहीं करोगे। और जिसके पास कुछ नहीं है, जिनकी पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी अभी आई है, जो अभी भी बात करने लगी है ना। मैं खुद एक ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पर 2 वक्त की रोटी मिलाना बड़ा मुश्किल था। हमने हमारे स्कूली शिक्षा का भी में काम किया है, कॉलेज के टाइम पे भी काम किया, और अभी तक हमने अपना काम करके ही पढ़ाई की है, स्टिल वी वर टॉपर। सर इसमें अगर हम स्टैटिस्टिक की बात करें तो एट्रोसिटी की केसेस की अगर हम लोग स्टैटिस्टिक बोले तो आपके हिसाब से अभी क्या सिचुएशन है? अभी जो भारत सरकार के, केंद्र सरकार के आंकड़े ये कहते हैं एट्रोसिटी में कि हर दिन एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को का मर्डर होता है। हर 4 घंटे में एक शेड्यूल कास्ट की लेडी का बलात्कार होता है। ये सरकार के आंकड़े, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये हालत है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरह के स्टेट जो है टॉप है एट्रोसिटीज़ में। महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा और बाकी राज्यों में एट्रोसिटी बहुत होती है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सभी राज्यों में कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है। एट्रोसिटी का केस दर्ज अगर बड़े मुश्किल से हो भी गया तो कन्विक्शन नहीं हो पाता है उसमें, वो सजा नहीं हो पाती है जो मुस्लिम, लेकिन इसलिए वो बार बार होती भी है। क्योंकि अब एट्रोसिटी की जो सरकार ने इतना बड़ा एक रूल दे रखा है, पावर दे रखा है कि शेड्यूल ट्राइब की जब अटैक हो, कुछ हो, तो आप उसे रजिस्टर करो और उसका तुरंत फैसला बताओ, और डायरेक्टली एसपी और बाकी लोगों तक उसका ऑर्डर होता है। पर फिर क्यों आप देखते हो कि इसके ऊपर कन्विक्शन या आंसर्स क्यों नहीं निकल पाते? सर आपका क्या विजन है इस चीज़ को लेके? नहीं, वो इसीलिए भी है कि जैसे इवन महिलाओं के मामले में भी, इन जनरल भी महिलाओं की अगर यदि बात करें आप, तो महिलाओं के जो केसेस होते हैं उनके ऊपर अत्याचार वाले, कोई राज्य, अगर आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री है तो आप ये नहीं चाहते कि आपके राज्य में अगर रिपोर्ट जब निकले हर साल की, तो ये नहीं चाहते ये दिखाना कि मेरे राज्य में इतने एट्रोसिटी केसेस हुए थे। अच्छा। आप इसको डरते हैं दिखाने के लिए, तो इसीलिए उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है। इसीलिए उसमें किसी जो लोग एट्रोसिटी करते हैं, और दूसरी बात ये भी है कि ज़्यादातर जो पार्टियाँ हैं वो शेड्यूल कास्ट को एक वोट बैंक की तरह देखती है। और ये जो है कि अगर किसी राज्य में शेड्यूल कास्ट के एट्रोसिटी में अगर न्याय हुआ, माना गया कि SC/ST एक्ट के तहत गुनाह हुआ है, तो वो रजिस्टर हो जाएगा साल के। इसमें जब बाद में जब रिपोर्ट निकलेगी तो अरे इनके राज्य में इतनी एट्रोसिटी हुई थी, तो उनको इस बात का डर लगता है। तो लोकल जुडिशरी से लेके सरकार में बैठे हुए मंत्री, और मंत्रियों से लेके मीडिया से लेके हर जगह एक ये बिल्कुल कोशिश की जाती है कि केस एट्रोसिटी के इसमें तब्दील ना हो। जुडिशरी में भी यदि आप राजस्थान का भावरी देवी केस है, उसके बाद में जब विशाखा गाइडलाइंस और ये सब आई है,
तो आपने बहुत बड़ा केस हुआ था दिल्ली में, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया था। तो उसमें लोकल जुडिशरी के जज ने ये कहते हैं, जो अपर कास्ट जज थे वो ये कहते हैं कि अरे एक अपर कास्ट व्यक्ति जब लोअर कास्ट व्यक्ति को छू नहीं सकता है तो बलात्कार कैसे कर सकता है, ये जज कह रहा है और आरोपी को बरी कर रहा है। उसके बाद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको न्याय मिलता है। इस देश की जुडिशरी की भी हालात है, क्योंकि और बाहर भी जब आप जाते हो, जैसे जस्ट टेक एग्जांपल, आई नो आई हैव फ्रेंड्स हु आर स्टडीइंग अब्रॉड एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड दे कीप टेलिंग मी मोस्ट ऑफ द इंडियन व्हेन दे गो आउट, वो क्या बोलते हैं कि वी आर इंडियन। उनको पूछा जाता है कि आप क्यों प्राउड करते हैं इंडिया को, बोलते हैं हमारा कल्चर बहुत रिच है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अगर आप भारत को अगर आप सामाजिक शास्त्र के दृष्टिकोण से ना भी देखें, यदि आप एक सामान्य नागरिक की तरह भी देखें, बहुत बारीकी से स्टडी कर देखते कि भारत का जो एक रीढ़ की हड्डी है, अगर एक व्यक्ति है तो जाति है। आप उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हो, आपके बोल चाल में जाती है। एक दिन शिल्पा शेट्टी कहती है कि मैं आज भंगी की तरह दिख रही हूँ, एक टीवी एक्ट्रेस दिखती है कि यार मैं बड़ी, उनको बोलना है कि मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ या बुरा दिख रहा हूँ, तो वो कहते हैं मैं भंगी की तरह दिख रहा हूँ, भंगी की तरह बात कर रहा हूँ। यह आपके रोज के बोल चाल के शब्द है, लेकिन यह आपको आपके साइकोलॉजी में यू डोंट आइडेंटिफाई देम, राइट, बिकॉज दिस हैज बिकम द पार्ट ऑफ योर कॉग्निटिव बिहेवियर। जब मैं मैं बहुत लोग गाली देते हैं, उन गालियों में लड़कियों का जिक्र होता है, बहन माँ का जिक्र होता है, फॉर देम इट्स नेचुरल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। वो नेचुरल इसलिए भी है क्योंकि जो आपका कॉग्निटिव, यू कैन नॉट सेपरेट नाउ योर साइकोलॉजी, योर मॉरलिटी, यू कैन सेपरेट दिस थिंग नाउ। इवन इस जैसे आपने गाली की बात की, ये गाली अब ऐसा है कि अगर लड़कियां भी देती है तो वो सबसे पहले यही वर्ड बोलती है। ये ऐसा नहीं भाई की है बाप की बात नहीं करेगी सर, ये उनके भी मुंह से अब यही निकलेगा। दिस हैज बिकम द नॉर्मल ना। करेक्ट। हर व्यक्ति को, जैसे आप जब रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, आप हर दिन का एक रूटीन चाहिए आपको, नॉर्मल। आप उठे, आपने अपनी तैयारी की, ऑफिस गए, यू कम बैक, दिस इज रूटीन, दिस इज नॉर्मल फॉर यू। सिमिलरली अब्यूजिंग अदर, अब्यूजिंग वीमेन, अब्यूजिंग लोअर कास्ट, अब्यूजिंग पुअर पीपल, इट्स नॉर्मल फॉर यू। ये दुनिया में ये कहा जाता है कि जैसे हम जेल में अक्सर कहते थे कि लोग कहते हैं कि जो दारू पीते वो गरीब, इसीलिए गरीब है। मैंने देखा है कि अमीरों को ज़्यादा दारू पीते हुए देखा है कि मैंने वो गरीब होते हुए नहीं देखा उन्हें, क्योंकि सवाल ये नहीं कि दारू पीता इसलिए गरीब है, सवाल है कि सदियों से जिन लोगों को केवल और जिन लोगों का शरीर और उनका श्रम केवल और केवल प्रॉफिट बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो वो लोग गरीब ही रहेंगे, है ना। मैं अगर मालिक हूँ, मैं आपसे 14 घंटा का यदि काम ले रहा हूँ, 14 घंटे काम में 2 दिन में मैं आपका पेमेंट निकालता हूँ 1 महीने का, और बाकी पूरा दिन आप मेरे लिए काम करते हैं, है ना। एक आपका गटर साफ करने वाला व्यक्ति जब वो गटर में जाता है, अगर वो पूरे अपने होश आवाज में जाएगा तो अपने गटर साफ नहीं कर पाएगा, उसे दारू चाहिए ताकि वो होश में ना रहे, बहुत बार उनकी जान जाती है। इतने साल हो गए आपने कोई मशीन ईजाद नहीं की कि आपके गटर एक मशीन से साफ कर सको, लेकिन आप जब जाति की बात करने आएंगी तो जाति इसलिए क्योंकि आरक्षण है, इस तरह से आप बात करते। व्हाट इज दिस? दिस आर ऑल प्रोटेक्टेड इग्नोरेंस। अभी बीच में मैंने एक क्लिप देखी थी सर, जिसमें गटर में उतरने वाली पुरुष की जो वाइफ होती है वो कोर्ट में कहती है कि मुझे कैसे पता चला, कि वकील उन्हें पूछते हैं कि कैसे आपको पता चला कि वहाँ पे उस दिन कुछ नहीं हुआ, तो वो बताती है कि उस दिन गटर से कीड़े निकल रहे थे, तो मतलब वहाँ ऑक्सीजन लेने के लिए जगह थी, तो उस हिसाब से वो उतर जाते थे चेक करने के लिए कि हाँ ठीक है यहाँ कीड़ा जिंदा है तो मतलब मैं उतर सकता हूँ, और कीड़े नहीं आ रहे तो मैं नहीं निकल सकता, मैं अंदर गया तो वापस नहीं आऊँगा। तो ये हालात है इस देश में। और जो लोग गटर में उतर के काम करते हैं इस देश में, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये आध्यात्म का काम है। हम कहते कि इतना आध्यात्म का काम है तो आप कर लो, सही बात। लेकिन इस देश में आज तक आपने कभी कोई मोर्चा देखा है? मैं लोग जाति की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि आप हमेशा आरक्षण के बारे में, शेड्यूल कास्ट के और ओबीसी एसटी के आरक्षण के बारे में बात करते हैं। मैं सबको हमेशा एक सवाल पूछता हूँ, एक आंदोलन आप मुझे दिखाइए इस देश की ऊंची जातियों का कि हमारे समाज के लोग हैं, आप उन्हें बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं। आप एक मोर्चा दिखा दीजिए आपका, जब आपने ये मोर्चा निकाला सरकार के सामने कि ये लोग, इनका गटर में जान जा रही है, नंबर है सरकार के पास में। जी राहुल सर, अभी तक हमने एट्रोसिटी पे बात की, और एट्रोसिटी कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि जाति, अगर लोग सोचते हैं कि जाति मतलब आरक्षण, आरक्षण मतलब जाति, उससे पहले और उसके बाद में वो कहते हैं कि हम इंडियन है, उसके बीच में जब वो शादी और ये सब चीज़ों की बात आई तो फिर वापस जाति पे आ जाती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये
जाति और आरक्षण का मुद्दा है, तो आरक्षण ये एक्चुअली ओरिजिन क्या है और इसका अभी के समय में क्या रिलेवेंस है, क्या ये अभी काम करता है, ज़रूरी है? लोगों का कहना है कि अब नहीं होना चाहिए, आप कैसे देखते हैं? नहीं, भारत में बहुत ही जो प्रचलित बात जैसे आपने कही कि जाति मतलब आरक्षण इस तरह से है, लेकिन आप पूरी दुनिया को यदि देखते हैं, अभी भारत के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग अमेरिका को अपना एग्जाम्पल मानते हैं, है ना। तो वो अमेरिका का भी अगर इतिहास देखते हैं तो वो ये देखेंगे कि वहाँ पे जब ब्लैक कम्युनिटी को, अफ्रीकन्स को जब अफ्रीका से गुलाम बना के लाया गया, स्लेव बना के, तो उनके श्रम से वहाँ के उद्योगपतियों ने, जो ज़मींदार थे, उन्होंने पैसा कमाया। तो जब उन्होंने पैसा कमाया उनके इस लेबर से, उनके ऊपर अत्याचार करके, तो हुआ ये कि 19th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी ख़त्म होने के बाद अगर मोटा मोटी लेवल पे देखा जाए, एक बड़े लेवल पे देखा जाए, तो यूरोप में और वेस्टर्न सोसाइटी में एक डिस्कोर्स आता है। डिस्कोर्स ये है कि किसी एक देश ने दूसरे देश के ऊपर कब्जा करना, वहाँ के रिसोर्सेज को लूटना, ये लीगली नैतिक तरीके से भी गलत है। फिर लोगों ने ये कहा कि एक समाज का दूसरे समाज के ऊपर भी इस तरह से कब्जा होना, ये भी गलत है। और फिर ये भी डिस्कोर्स आया कि बाद में क्रांति का वहाँ पे एक डिस्कोर्स आया कि जिन लोग जो आपके इंडस्ट्री में काम करते, लेबर जो आपको प्रॉफिट कमा के देते हैं, तो इनके हक हुआ क्या? तो इनके हक हुआ क्या? तो लेबर यूनियंस बनने लगी। लेबर जब साथ में आने लगा तो हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स जैसे फिलोसोफर है, उनकी फिलोसॉफी पूरी दुनिया में आगे बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि रशिया में क्रांति होती है, क्यूबा में क्रांति होती है, और यूरोप में अलग अलग जगह जो है वेस्टर्न सोसाइटी में उनका यूनियंस ये बढ़ने लगता है, वो आइडियाज़ बड़े लेवल पे आती है। तो उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि हम इस बात को मानते हैं कि इस देश का जो रूलिंग क्लास है, जो पैसे वाला है, उनका पैसा जो है कि दबे कुचले लगा समाज की श्रम से आया हुआ, और जब वो श्रम से आया है तो हम उन्हें वेलफेयर देंगे, उन्हें हम शिक्षा फ्री देंगे, उन्हें हम हेल्थ फ्री देंगे, उन्हें हम हर तरह की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत है वो देंगे, और हम उनको इक्वल सिटीजन मानेंगे, वो भी बराबर है, हम भी बराबर है। और अमेरिका में भी यही हुआ। यहाँ तक कि अमेरिकन जो कॉरपोरेट जो बड़े बड़े बिग कॉरपोरेट्स हैं, उन्होंने डाइवर्सिटी पॉलिसी का इस्तेमाल करना चालू किया कि हम अपने समाज में, क्योंकि महिलाओं को सदियों तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो हम महिलाओं को प्रायोरिटी देंगे। हम उसके बाद में जो जिनको आप ट्रांसजेंडर कहते हैं, जिनको समाज ने बहुत हमेशा बुरी नज़र से देखा, हम उनको देंगे, हम ब्लैक कम्युनिटी को देंगे। तो उसे वो जो है एक डाइवर्सिटी पॉलिसी के नाम पे उसे इम्प्लीमेंट करती है, सरकारी खातों में भी, गैर सरकारी खातों में, प्राइवेट सेक्टर में भी। तो दुनिया में क्रांति जब हो रही थी, जब सर्वहारा अपना हक मांग रहा था, और हक केवल हक नहीं मांग रहा था, वो काबीज कर रहा था, जो क्यूबा में हुआ, जो रशिया में हुआ, इसको रोकने के लिए वेस्टर्न सोसाइटी ने एक नया तरह का डिस्कोर्स लाया, वेलफेयरिज्म का। वही वेलफेयरिज्म जब अंग्रेजों की सरकार यहाँ पे थी, उन्होंने वो वेलफेयर एक्टिविटी को यहाँ इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और उसी वेलफेयरिज्म के आधार पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात कहते हैं, जिना बात करते हैं कि हमें अलग पृथक देश चाहिए, बराबर है, वो अलग देश ले भी लेते हैं इस आधार पर कि हमारा एक नेचुरल हक है और उन्हें एक देश मिलता भी है उसी। लेकिन बाबा साहब वेलफेयरिज्म के नाम पे कहते हैं कि हम इसी देश के लोग हैं, ये ज़मीन हमने सींची है, देश में हक हमारा है। तो बाबा साहब उस समय में सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते हैं कि हमें जो है सेपरेट सेटलमेंट दिया जाए, फार अवे फ्रॉम डोमिनेंट एंड अपर कास्ट, ताकि हम पर अत्याचार ना हो, और हमें जो है इकोनॉमिकल, सोशियो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज दिया जाए, पॉलिटिकल हक दिया जाए। लेकिन उस बात को हम पता है गांधी जी मना कर देते हैं, और पुनः पैठ के इसमें हमको पता है। उसके उपज में गांधी जी रिजर्वेशन का ऑफर करते हैं कि कुछ सीटें आपके लिए आरक्षित की जाएगी राजनीति में, बराबर है। जब बाबा साहब भारत का संविधान बनाते हैं, इसी वेलफेयरिज्म के डिस्कोर्स को लेते हुए कहते हैं कि देश में जिनको सदियों से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, जिनके बच्चों को स्कूल में नहीं आने दिया गया, जिनको प्रताड़ित किया गया, उनके लिए आपको स्पेशल मेजर्स बनाने होंगे। और स्पेशल मेजर्स कैसे होंगे कि आपको उनको फंडामेंटल राइट की तरह उनको उनके सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन सुधरे, इसके लिए आपको सरकारी खातों में उनके लिए कुछ सीटें को आरक्षित करना पड़ेगा, उनके शिक्षा, उनके संख्या के अनुपात में। क्योंकि यदि SC ST OBC अपनी संख्या के अनुपात में अगर कुछ मांगते हैं तो पूरा देश मांग सकता है, क्योंकि उनकी मेजोरिटी है। और लेकिन अगर आप आंकड़े देखते हैं आज भी, तो आंकड़ों में ST SC OBC कुल मिला के जो 80 से 85, अभी बिहार का सेंसस हुआ, कास्ट सेंसस, उसको भी अगर एक आधार माना जाए
और पहले का भी सेंसस को आधार माना जाए तो उनकी संख्या 80 से 90 के बराबर होती है। और जो एक छोटा सा इस देश में अपर कास्ट माइनॉरिटी है वो जुडिशरी में मेजोरिटी में है, वो यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि केवल शेड्यूल कास्ट के पास मेरिट नहीं है? क्या ओबीसी का लड़का अगर आईएम से पास होता है उसके पास मेरिट नहीं है? क्या आदिवासी लड़का किसी आईआईटी से पास होता है उसके पास मेरिट नहीं? मेरिट है, लेकिन उसके पास कोई चच्चा बैठे नहीं है जो उसका सीवी साइलेंटली फॉरवर्ड कर सके। और दुनिया में जैसे मैंने बोला रिसर्च हुई है, नौकरी केवल आपके मेरिट से नहीं मिलती है, नौकरी नेटवर्क से मिलती है। जैसे भारत में यदि आप भारत के जो जिनको तमिल ब्राह्मण कहते हैं, अगर आप यूएस में जाते हो तो उनका अपना एक नेटवर्क है और उसके ऊपर अभी स्टडीज़ हो रही है कि कैसे एक तमिल ब्राह्मण वो उत्तर भारत के ब्राह्मण का भी सीवी फॉरवर्ड नहीं करेगा सबसे पहले, वो सबसे पहले तमिल ब्राह्मण का सीवी फॉरवर्ड करेगा। तो जाति तो हर तरीके से उसमें, केवल जाति जो है बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ पढ़ने वाले JNU 30 में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे, हम देखते कि उनकी शादी आपस में अपर कास्ट में हुई है, लेकिन वो कहती है जाति नहीं, ये तो शरीर से चलता, दिस इज हाउ इट इज़, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आरक्षण जो है एक तरीके से दिया गया हुआ निगोशिएशन है कि चलो हम जो है इस देश में पूरा कब्जा नहीं मांगते, हालांकि हमने इस देश को बनाया है, मेहनत हमने की है, लेकिन फिर भी जो है मानते हैं कि चलो आप उस देश को चला रहे हो तो हमको भी कुछ एक पार्टिसिपेशन चाहिए, एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वो पूरा हक नहीं मांग रहे। तो मैं कहता हूँ कि आरक्षण जो है एक अच्छा निगोशिएशन अपर कास्ट के लिए है कि इस देश का सर्वहारा जो है वो पूरा देश नहीं मांग रहा है। तो रादर अपर कास्ट जो इस देश के लोग क्रिटिसाइज करते रिजर्वेशन को, आई थिंक दे शुड सपोर्ट इट, क्योंकि अगर इस देश में अगर आप आरक्षण पॉलिसी को ख़त्म करोगे तो मैं कहता हूँ इस देश में क्रांति हो जाएगी। इस देश का जो सर्वहारा है वो अपने हकों के लिए सड़कों में आ जाएगा और वो पूछेगा कि जो महीने कमा के दिया आपको, आपने मुझसे 14 घंटा काम लिया, 12 घंटा काम लिया, उसका उसने आपने 5,000 3,000 रुपया दिया, मुझे पूरा हक चाहिए। बराबर, बहुत बढ़िया सर। आपके साथ अगले पार्ट में हम लोग और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमें इतना समय दिया और बहुत सारी एट्रॉसिटी और आरक्षण के ऊपर आपने हमें बहुत कुछ बताया और इसी तरीके से आप लोगों को गाइड करते रहे। आने के लिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।